अस्सलामुअलैकुम। अब तक खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सहाफी मोहसिन बेग के घर एफआईए के छापे को इख्तियारात से तजावुज करार दे दिया। डायरेक्टर साइबर क्राइम एफआईए को शो कॉज नोटिस जारी। अदालत की डायरेक्टर एफआईए को बयान हलफी जमा कराने की हिदायत। अदालत ने कहा, डायरेक्टर एफआईए के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों न हो, मुतमईन कर पाए कि तौहीन अदालत नहीं की तो छोड़ देंगे। समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। सिंध काबीना ने मेयर कराची को वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन, डेवलपमेंट अथॉरिटीज की गवर्निंग बॉडीज का मेंबर बनाने और सूबाई फाइनेंस कमीशन तश्कील देने की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कायम करने और लाड़काना में कच्ची आबादी की रिहायशों को मुफ्त मालिकाना हुकूक देने की भी मंजूरी दे दी गई। वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन मुतहरिक सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात आज होगी। मौलाना फजलुर रहमान अपनी रहायशगाह पर आसिफ अली जरदारी के एजाज में शाइया देंगे। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुशावरत होगी। हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों पर तबादला ख्याल होगा। मार्च में आने वाले 2 LNG कार्गो मंसूख होने के इत्तलात हैं। हुकूमत की नाअहली की वजह से इस साल भी गर्मियों में गैस का बहरान जारी रहेगा। सर्दियों के बाद अब गर्मियां भी गैस के बगैर ही गुजरेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का गैस बहरान पर बयान। कहा, किल्लत पूरी करने के लिए सिंध को हिस्से से कम गैस फराम की जा रही है। इस नाअहल हुकूमत के खिलाफ बाहर आने का वक्त आ चुका। इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक में तब्दीली से मुतालिक ऑर्डिनेंस के बाद इलेक्शन कमीशन का आला सतह का इजलास। कमीशन मेंबरान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम शरीक। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की कमीशन को कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग। इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन के लाहे अमल का फैसला किया जाएगा। ओपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुनज़्ज़म में हुकूमत का आवाम से किया गया हर वादा झूठा साबित हो रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खौफ की वजह से हुकूमत मीडिया पर कदगन लगा रही है। ऑर्डिनेंस लाने का मतलब है ये पार्लियामेंट पर यकीन नहीं रखते। पीको ऑर्डिनेंस के खिलाफ अदालत जाएंगे। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयत पर मबनी है। इसका मकसद सियासी मुखालफिन को ठिकाने लगाना या मीडिया पर कदगन लगाना है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इमरान खान के कहने पर लगाई गई। हुक्मरानों के जाने का वक्त आ गया। रहनुमा नून लीग साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, महंगाई की वजह से अवाम चीख रहे हैं, हुकूमत को फिक्र ही नहीं। लॉन्ग मार्च होगा, अदम एतमाद की तहरीक भी लाएंगे। गैलप सर्वे में वाज़ेह हो गया कि पीटीआई मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। ओपोजिशन की हद दर्जा प्रोपेगेंडा के बावजूद कौम जानती है कप्तान की क़यादत में मुल्क हकीकी तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर का बयान। कहा, कौम पीटीआई के शाना बशाना खड़ी है। अवामी मिजाज से आया हो गया कि अगले इलेक्शन में भी पीटीआई मोर का असर करने जा रही है। स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट्स का रिकॉर्ड लीक। 100 अरब से ज्यादा डॉलर मौजूद। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट तफसीलात सामने ले आया। उर्दून के बादशाह शाह अब्दुल्ला, कजाकिस्तान के सदर कासिम जोमारात तोक़ीफ, साबिक मिस्री आमिर हुस्नी मुबारक, जिम्बाब्वे के साबिक सदर रॉबर्ट मुगाबे के अकाउंट सामने आ गए। पाकिस्तान के एक और बेटे ने सिब्बी में मुल्क पर जान वार दी। कैप्टन हैदर ने हैदर कर्रार की रिवायत पर अमल किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। का कैप्टन हैदर की शहादत कौम पर एक और एहसान है। कौम शहीद को खराज अकीदत पेश करती है। में कोरोना से मजीद 31 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1360 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.2%। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 30,040।
बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि पीडीएम ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए होने वाली कानून साजियों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि पी का सदारती ऑर्डिनेंस एक काला कानून है। हाफिज हमदुल्ला ने एक बयान में कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी जमहूरियत के मुनाफी आमरीत की अलामत है। हाफिज हमदुल्ला की जानिब से ये भी कहना था कि दस्तूरी तरमीम ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दील करना काबिल कबूल अमल नहीं है। असेंबली इजलास तलब करके अचानक मनसूख कर देने से हुकूमत हमेशा वारदात करना चाहती है। पी का सदारती ऑर्डिनेंस एक काला कानून है। इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीली ऑर्डिनेंस को पीडीएम मुस्तरद करती है। और इथियोपिया के वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर रदवान हुसैन ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफा बाहमी ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा ने छठे आम इंतखाबात के इनेकाद पर इथियोपिया की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद दी। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सहाफ़ी मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी कर दी गई। मोहसिन बेग के वकला को मेडिकल सर्टिफिकेट फराहम न करने पर एमएस पॉलीक्लिनिक को तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। अपडेट से आपको आगाह करें, मोहसिन बेग से मुतालिक आपको अपडेट करें, जहां मोहसिन बेग के वकला को मेडिकल सर्टिफिकेट फराहम न करने पर एमएस पॉलीक्लिनिक को तलबी का नोटिस जारी किया गया है। एमएस पॉलीक्लिनिक 23 फरवरी को अदालत में पेश हो। बुरहान बुखारी से मजीद जानते हैं। जी बुरहान। जी हाँ, बिल्कुल। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाइच ने सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की जो है वो तौसी करते हुए पुलिस को 2 रोज के लिए जो है वो मजीद जिस्मानी रिमांड पर जो है उनको हवाले कर दिया है। अदालत ने आइंदा समाअत के ऊपर जो है एमएस फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल पॉलीक्लिनिक के जो है उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है। दौरान समाअत ही मुलजिम के वकील लतीफ खोता ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट में पीके एक्ट को जो है वो कंसील किया गया और एफआईए के हाथों जो है वो खुल चुके हैं। पुलिस ने एक और केस रजिस्टर्ड कर दिया। 3 दिन घर से इनके निर्भय में रहे तो अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो फैसला महफूज किया और अब फैसला सुनाते हुए उनको 2 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हुए केस की जो समाअत है वो 23 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से बात कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे, तनकीद होती है तो उस पर नाराज नहीं होता, ना मीडिया पे होता हूँ ना किसी और पे होता हूँ। इसलिए इससे कुछ चले 10 में से एक दो चीजें दुरुस्त भी होती हैं जो आती हैं, 8 अगर गलत भी हों, लेकिन जो दो चीजें जो मुझे ना पता चले वो इस तरीके से पता चल जाती हैं। बल्दियाती निज़ाम की बात की, आज वैसे हमारे एडवाइजर साहब करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कैबिनेट हुई है उसमें मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से अंडरस्टैंडिंग थी आज काबीना ने उसको मंजूर किया है। इंशाअल्लाह ताला परसों सूबाई असेंबली में वो जो कवानीन में अमेंडमेंट्स हैं वो पेश होंगी और उसके साथ साथ हम उनको इमीडिएटली पास नहीं करेंगे। हम पहले भी इमीडिएटली पास जो किया था उसकी एक वजह थी और मैं कई बार समझा चुका हूँ, मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि इलेक्शन के कमीशन की तरफ से एक डेडलाइन थी और उस डेडलाइन के तहत अगर हम वो कॉम्पोजिशन नहीं बनाते अपने लोकल काउंसिल्स की तो वो पुराने कानून के तहत कर जाते, जो कि इस वक्त नई मर्दमशुमारी आने के बाद वैलिड नहीं था और डिले भी इसलिए हुई थी कि मर्दमशुमारी अप्रूव ही 17 नवंबर को हुई है, जो हमारी मर्जी के खिलाफ हुई है, लेकिन 17 नवंबर के बाद 21 नवंबर को आ गया था इलेक्शन कमीशन से खत, इस वजह से जल्दी की थी। इस वक्त हम ये सारे अमेंडमेंट्स असेंबली में पेश करेंगे। हुकूमत की तरफ से हमारी दरख्वास्त स्पीकर साहब को यही होगी कि एक स्पेशल सेलेक्ट कमेटी बनाई जाए जिसमें अपोजिशन के और सरकार के ट्रेजरी साइड के मेंबरान हों और ऑलरेडी बात हुई है उस सिलसिले में, और हम उनको कहें कि ना सिर्फ ये अमेंडमेंट्स बट वो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो भी अमेंडमेंट्स डालना चाहती हैं वो उस कमेटी के सामने लाएं। उसमें हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या बल्कि इंश्योर करेंगे कि असेंबली के अंदर सब जमातें जो भी मौजूद हैं उन सबको नुमाइंदगी हो ताकि वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें उस कमेटी में, और फिर वो कमेटी की मर्जी होगी और कमेटी जो भी फैसला करेगी उसके बाद असेंबली की मर्जी होगी कि किस अमेंडमेंट को उन्होंने मंजूर करना है, किसको नहीं करना है। जो मैं बात करता हूँ ना, जो मैं बात करता हूँ जिसमें बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी वो अक्सरियत ही करेगी ना, जो भी मंजूर या नामंजूर, असेंबली की अक्सरियत चाहे
जिस तरफ वोट करेगी वही मेरा फैसला हो नहीं सकता अकेले का, ये असेंबली का फैसला और असेंबली की अक्सरियत वो फैसला करेगी, लेकिन हर एक को अपना मौका पेश करने का पूरा मौका मिलेगा उस कमेटी के अंदर भी और असेंबली के अंदर भी। और ये मैं इंश्योर करना चाहता हूँ, और अगर आपने असेंबली उस प्रॉपर माहौल में चलानी है जिसमें आप अपने सिफारिशात पेश करें और डिस्कशन हो और उस पर असेंबली फैसला करे, हम उसके लिए हर वक्त हर तरीके से तैयार हैं। स्ट्रीट क्राइम की आपने बात की, बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है। मैंने कुछ अर्सा पहले आईजी साहब के साथ मशावरत से कुछ चेंजेस भी लाए थे हम, कोई हफ्ता 10 दिन हुए उन चेंजेस को, और लेकिन वो स्ट्रीट क्राइम ख़ासतौर पे पिछले दिनों में, और मुझे बड़ा अफसोस है जो समा के प्रोड्यूसर की डेथ हो गई थी मतीन साहब की, उस बहुत ज़्यादा अफसोस है उसका। और भी वाक़यात हुए। आज मेरा अभी इस इवेंट के बाद 4 बजे एक इजलास है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और उसमें बिल्कुल कुछ फैसले लिए जाएंगे। मैं भी आपको नहीं बता सकता, इंशाल्लाह ताला वो आपको बता दिए जाएंगे जो फैसले लिए जाएंगे, ताकि जो भी इसके रीज़न्स हों। मैं कल जब या परसों गया था निसार खोड़ो साहब का फॉर्म सबमिट करने और बाकी हमारे 2 मेंबर्स का, उधर भी मुझसे ये सवाल हुआ था और मैंने यही जवाब दिया था कि एक वजह, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं इस पे बरीउ ज़मा नहीं अपने आप को या हुकूमत को कह रहा, जिम्मेदारी हुकूमत की है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अपने शहरियों को एक सेफ जो है इन्वायरमेंट देना, लेकिन जो इस वक्त मुल्क की माशी हालात है उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, और पूरे पाकिस्तान में। कराची में मैं कहता हूँ हाईलाइट भी ज़्यादा होता है, अगर ज़्यादा हो भी रहा है तो कराची है भी, ये लोग तो कहते हैं 1 करोड़ 60 लाख, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा की आबादी का शहर है, और इस शहर के अंदर आपको दुनिया भर की, और कोई और शहर पाकिस्तान तो क्या मेरा ख्याल है दुनिया का भी ये बोस्ट नहीं कर सकता कि हर मुल्क के शहरी यहाँ मौजूद हैं। हमारे यहाँ जो अफगानिस्तान में सिचुएशन है उसका भी हमें भुगतना पड़ता है, बलूचिस्तान में जो मसला हो रहा है वो भी सिंध को भुगतना पड़ता है। ये सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से यस, लेकिन हम पहले भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हमने किया है। इस शहर को जब छठा सबसे 6th मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड कहा जाता था, तब भी हमने उस पर स्टेप्स लिए, और अब वो 125 या 130 हो गया था। अभी जो हालिया वाक़यात हुए उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और पुलिस को प्रॉपर हिदायत दी जाएगी, और वो एक्शन अगर पुलिस वाले कहीं से भी कहीं उनकी कोताही है उनको सजा दी जाएगी। एक एपेक्स कमेटी हुआ करता था, वो कमेटी कहाँ है, उसको मरहूम कहें एपेक्स कमेटी को। ऐसे हालात होते थे, एपेक्स कमेटी का बाकायदा इजलास बुलाया जाता था और सरकूबी के लिए बाकायदा इकदाम उठाए जाते थे। आप याद रहे कि गुज़श्ता दिनों इज्तिमाई स्ट्रीट क्राइम्स का एक वाक़या पेश है, 100 लोगों को एक साथ जो है ना वो उनको लूटा गया है। तो इस नोयत की अच्छा, अब मैं सबसे पहले एपेक्स कमेटी तो पूरे मुल्क में बनी थी ना, बनी क्यों थी? नेशनल एक्शन। अब आप लोग सवाल तो कर देते हो, मैं बहुत माजरत के साथ बैकग्राउंड देखते नहीं हो। बनी क्यों थी एपेक्स कमेटी? एक्शन प्लान बनाया था 20 नुकाती, उसके तहत उन्होंने कहा कि सूबे एपेक्स कमेटी बनाए। सिंध सूबे ने 26 मीटिंग्स एपेक्स कमेटी की, किसी और सूबे ने नहीं की। तो आप उसको मरहूम कहो, जो कुछ भी कहो, लेकिन अगर हम मरहूम हैं तो उनके इधर मरहूम हो गए तो उनका बरसियां हो चुकी है कहीं। एक सेकंड, मैं खत्म करूँ। बरसियां कहीं गुजर चुकी हैं उनकी, लेकिन मैं किसी को नहीं कहूँगा। और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर हुकूमत ने अपना पूरा व्यू चेंज कर दिया, उसको 20 से घटा के 14 किया, सूबों को बिल्कुल निकाल दिया तकरीबन। ये सारी चीजें हुई जिसकी वजह से वो एपेक्स कमेटी का निज़ाम ही थोड़ा वीक हो गया। उसके बावजूद पिछली एपेक्स कमेटी हुए उसके 3-4 महीने हुए, और हम जल्द करेंगे इन चीज़ों के लिए भी। और इवन अदरवाइज एपेक्स कमेटी बनी थी नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात के लिए। उन 20 नुकात में स्ट्रीट क्राइम कहीं नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हम ये चीज़ें भी डिस्कस करते थे इन चीज़ों में। और एक और भी आपकी सवाल था, नहीं यही था मेरा सवाल। एक सर्वे आया था, इसके बात कर लें। एक सर्वे आया था, उसमें उस्मान बुज़दार पहले नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे दूसरे, चौथे नंबर पे आप थे। तो सर्वे में आपकी पोजीशन बड़ी खराब आई, आप इतने एक्टिव हैं, तो क्या काम आपके लोगों को नजर नहीं आ रहे? सब सर्वे में भी धांधली हो रही है आपके साथ? मैंने कोई धांधली नहीं हो रही। मैं आपको बताऊं, मुझे और मेहनत करने की जज्बा पैदा होता है इस चीज़ों से। अगर मुझे पहले नंबर पे करते शायद मैं थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाऊं। कंप्लेसेंट यानी मैं
सुस्त हो जाऊं, ढीला हो जाऊं। ये तो अच्छी बात है यार, मुझे चौथे नंबर पे किया है, मुझे पहले पे पहुंचना है। अगर नहीं करेंगे तो खैर है, मैं वैसे ही काम करता रहूंगा, तो वो नंबर को छोड़े। जी कामरान, कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल सबके सामने, मेरा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी फोर्स बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जैसे माजी में ईगल स्क्वाड था या लाहौर में डॉल्फिन फोर्स है, कराची में कोई ऐसी फोर्स नहीं है, सिवाय थानों की पुलिस पर ही इंहिसार किया जाता है, तो क्या कोई ऐसी मैंने एक पुलिस से कहा है कि अपनी तजावीज़ लेके आएँ और जो भी इस करंट सूरत हाल में हैं उनके तजावीज़ वो लेके सामने पेश करें और हम देखें आज क्या फैसले होते हैं उस सिलसिले में। इसकी बात कर लो। पीटीआई भी ऐलान कयो आहे जेको 26 तारीख़ खां कराची तरफ़ ईंदो, अहिड़े मौक़े ते जॾहिं पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद वञे पई वफ़ाक़ी सरकार ख़िलाफ़, ऐं वफ़ाक़ी सरकार कालाबाग डैम जो जेको आहे वरी राह ॻाल्हाए पई पई, इन लॉन्ग मार्च खे तव्हां कीअं था ॾिसो? सबसे पहले तो हमारा लॉन्ग मार्च बहुत पहले से अनाउंस हमने कर दिया था। चेयरमैन साहब ने 2 महीने पहले बताया था कि मैं जाऊंगा लॉन्ग मार्च पे इंशाल्लाह ताला, और मैंने इस लॉन्ग मार्च की वजूहत जो है ऑब्जेक्टिव्स वो भी कई बार बताए। ये कहना कि हमसे सवाल ये होता है कि हुकूमत गिर जाएगी आपके लॉन्ग मार्च से। इस लॉन्ग मार्च के जरिए हम जो लोगों के मसले हैं, जिसमें मैंने हमारे अपने सिंध सूबे के लोगों के मसले हैं वो भी बताएं, जिनमें आपने एक जिक्र किया कि कालाबाग डैम को दोबारा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे अभी पता पक्का नहीं है, मैंने टीवी पे एक टिकर जरूर सुना था एक शख्स का, जिसका नहीं भाई, एक सिंध के शख्स का मैंने एक देखा था कि कहा गया था कि कंसेंसस पैदा करेंगे। पहले भी किया था मुशर्रफ के दौर। ये कंसेंसस पैदा नहीं होगा भाई, 3 असेंबलियां इसके खिलाफ वोट दे, हमारी असेंबली 3 बार एटलीस्ट कर चुकी है इसके खिलाफ रेजोल्यूशन। मैं ख़त्म कर लूँ ये सवाल है। इसके अलावा हमारे जो और इश्यूज़ हैं, मैंने आपसे जिक्र किया था, मेरी फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर से बात हुई है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उनके जवाब का। आज मेरी उनसे दोबारा हमारी कॉल्स मिस हुई हैं 1-2 कि जो 32 अरब रुपए काटे हैं उसका क्या जवाब देते हैं। वो हमारे अफसरों के साथ नहीं, सिंध में